डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत संघीय संसद के विषय में अध्ययन करेंगे। संसद का गठन। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है। संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना के विषय में कहा गया है, जिसमें संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। इसके साथ ही राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट होता है, भाग होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा लोकसभा, यानी राज्यसभा और लोकसभा दो सदन है, उसके साथ राष्ट्रपति को भी संसद का पार्ट माना गया है। अर्थात राष्ट्रपति न केवल व्यवस्थापिका का हिस्सा है, अब तो कार्यपालिका का भी हिस्सा है, कार्यपालिका के साथ साथ व्यवस्थापिका का भी हिस्सा है, भाग है। आज हम संसद के प्रमुख सदन राज्यसभा, जो कि संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे और लोकसभा के विषय में अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद अर्थात मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यानी कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति नामजद मनोनीत करता है। इनकी संख्या 12 है। शेष 233 सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। इस संबंध में संविधान यह व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख के लिए एक और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं। राज्यसभा का सदस्य वो ही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, विकृत मस्तिष्क का न हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की गई हो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की शर्तों को पूरा करता हो। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम योग्यता है, उसकी आयु सीमा है वो 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान से 10 सदस्य संख्या है, उत्तर प्रदेश से
31 सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये याद रहना चाहिए कि राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य कितने निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या यहाँ से 10 है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, जहाँ से कि 31। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों, जैसे पंजाब से 7 हैं, हरियाणा से 5 हैं, पश्चिम बंगाल से 16 हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों से अलग अलग सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाएंगे और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते हैं और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। पदाधिकारी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि में से वेतन दिया जाता है। अर्थात इसके जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 होती है, ये भी हमें याद कर लेना चाहिए। राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत विधायी शक्तियाँ, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विविध शक्तियाँ, अनन्य शक्तियाँ। वैसे तो आपको सभी शक्तियों याद रहनी चाहिए, लेकिन अनन्य शक्तियाँ विशेष रूप से, क्योंकि ये वो शक्तियाँ होती हैं जो कि राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। विधायी शक्तियाँ। लोकसभा के साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति ही प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थिति में मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन संविधान संशोधन शक्ति के अंतर्गत राज्यसभा लोकसभा दोनों को ही बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संसदात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। और भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। विविध शक्तियां, विविध शक्तियों के अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। एक माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार की इसकी विविध शक्तियां राज्यसभा के पास होती हैं। अनन्य शक्तियां, अनन्य शक्ति का तात्पर्य यह है कि राज्यसभा को दो ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। जिसमें पहला है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राजसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नवीन अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। इस प्रकार राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां भी बहुत व्यापक हैं, जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए। लोकसभा के साथ राज्यसभा का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ राज्यसभा को मात्र दिखावे मात्र का दूसरा सदन ही कहते हैं कि इसका कोई बड़ा योगदान नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता, चाहे इसकी कितनी भी आलोचना की जाए। राज्यसभा न केवल विधायी क्षेत्र में संविधान संशोधन, वित्तीय मामलों, कार्यपाल के संबंधी मामले, विविध शक्तियाँ जो इसकी हैं उनसे इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अनन्य शक्तियाँ जो कि ऐसी शक्तियाँ हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं। संविधान संशोधन के अंतर्गत जिस प्रकार से लोकसभा को पावर है, लोकसभा की अपनी शक्ति, उसी प्रकार राज्यसभा की अपनी विशिष्ट शक्ति है। लेकिन जैसे वित्तीय शक्तियां हैं, उसकी तुलना लोकसभा की तुलना में राज्यसभा किसी वित्त विधेयक में मात्र 14 दिन की देरी कर सकती है। तो ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो राज्यसभा के पास इसके स्वरूप को कम कर सकती है। जैसे विधायी शक्तियों के अंतर्गत भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक में सदस्य संख्या के आधार पर बहुमत होता है, जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होती है और राज्यसभा की सदस्य संख्या कम होती है। और इससे लोकसभा जैसा
प्रस्ताव बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करती है, उसी स्वरूप में वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन फिर भी राज्यसभा के महत्व को कम आंकना उचित नहीं है। राज्यसभा का अपना एक विशिष्ट महत्व है और राज्यसभा उच्च सदन है जिसमें बड़े विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं और एक सदन की जो निरंकुशता है उसको कंट्रोल करने में भी राज्यसभा अपनी भूमिका अदा करती है और किसी भी विधेयक को जांचने परखने का काम भी दूसरा सदन अच्छी तरीके से कर सकता है। इसलिए दो सदनों का होना द्विसदनात्मक विधानमंडल भारत के हित में है और राज्यसभा ने अपनी अहम भूमिका अब तक के इतिहास में निभाई है। इसलिए राज्यसभा भारत का न केवल प्रमुख अंग है, अपितु एक आवश्यक अंग संसद या विधानमंडल का माना जा सकता है। धन्यवाद।